हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है गढ़वाल में गोरखों का शासन। इससे पहली वीडियो मैंने पढ़ा था कुमाऊं में गोरखों का शासन। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गढ़वाल पर गोरखों का शासन। यदि गढ़वाल पर गोरखों के शासन की बात करते हैं तो 1804 से 1815 तक ये शासन करते हैं। यहाँ पे गोरखाओं ने 1791 ईस्वी में, जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा इससे पहली वीडियो में, क्योंकि ये कुमाऊं पर कब आक्रमण करते हैं, कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं 1790 ईस्वी में। तो इन्होंने कुमाऊं पर तो कब्जा कर लिया। अब इन्होंने सोचा आगे बढ़ना, क्योंकि इनकी जो नीति थी वो विस्तारवादी नीति थी, ये अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो ऐसा ही किया इन्होंने। जब इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया तो इन्होंने 1791 ईस्वी में अगले ही साल पवार वंश पर आक्रमण कर दिया और लंगूरगढ़, जो लंगूरगढ़ का किला था, उसको घेर डाला। जो लंगूरगढ़ का किला था, क्योंकि आपने पढ़ा बावनगढ़ थे, बावनगढ़ में तो एक गढ़ था लंगूरगढ़, तो लंगूरगढ़ का उस समय एक किला था, उसमें इन्होंने घेर लिया। तो आप इसलिए इस युद्ध को लंगूरगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। तो ध्यान रखना 1791 ईस्वी में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा लंगूरगढ़ का युद्ध किसके मध्य है। तो पवार वंश और गोरखा शासन के मध्य लंगूरगढ़ का युद्ध था 1791 ईस्वी में। अब हुआ क्या, इन्होंने लंगूरगढ़ का किला तो घेर लिया। तभी क्या होता, जो नेपाल होता, क्या होता है, नेपाल, नेपाल पर चीन ने आक्रमण कर दिया। बिल्कुल इसी समय आक्रमण कर दिया जब इन्होंने लंगूरगढ़ का किला घेर लिया। तो उसी समय नेपाल ने चीन पर आक्रमण कर दिया। परिस्थिति को देखते हो, ये नेपाल वाले, क्योंकि गोरखा कहाँ के थे, नेपाल के थे, तो इन्हें नेपाल भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा, नेपाल की, क्योंकि स्थिति ऐसी हो चुकी थी। अब लंगूरगढ़ का किला देखकर या अपना नेपाल देखो, तो स्थिति ऐसी हुई कि इन्हें नेपाल जाना पड़ा और गोरखों को पवार वंश के साथ संधि करनी पड़ी, वरना ये बहुत खूंखार थे। उसी समय 1791 ईस्वी में वो मोड़ देते हैं पवार वंश का। लेकिन क्या हुआ, जब चाइना ने आक्रमण कर दिया तो उन्हें अपना राज्य पहले बचाना था, तो इन्हें कहाँ जाना पड़ा, नेपाल जाना पड़ा। और इसी कारणवश इच्छा नहीं आती इनकी संधि करने की, लेकिन करनी पड़ी। तो गोरखाओं ने पवार वंश के मध्य संधि करी कब, 1792 ईस्वी में, और जिसका नाम था श्रीनगर की संधि। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा श्रीनगर की संधि किसके मध्य है, पवार वंश और गोरखा के मध्य श्रीनगर की संधि होती है। और श्रीनगर की संधि में शर्तें क्या होती हैं, पहले कहेगा कि पवार वंश ने गोरखाओं की अधीनता स्वीकार करनी होगी। इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, इन्होंने कह दिया हम हार गए और तुम्हारे अधीन होंगे। तो पवार वंश ने गोरखों की अधीनता क्या कर ली, स्वीकार, क्योंकि गोरखा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। फिर पवार शासक ने 3000 रुपए वार्षिक कर देने का क्या कर दिया, स्वीकार। अपनी शासन को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि 3000 रुपए तुम्हें कर देंगे वार्षिक। और 3000 रुपए उस समय बहुत बैठा था, क्योंकि जो सेना की इनकम होती, जो सेना में भर्ती होते ना, उनकी 8 रुपये प्रति माह आय होती, 8 रुपये प्रति माह आय होती, और युद्ध के समय 6 रुपये प्रति माह आय होती। तो आप खुद देख लो एक महीने की इनकम कितनी थी, 8 रुपये, और यहाँ से वार्षिक 3000 रुपये देने पड़ रहे करके। तो ये 3000 रुपये बहुत उस समय की बात करे जाते। पवार शासक ने अपने खर्चे पर, इन्हें कहेगा कि तुम अपने ही खर्चे पर खर्चा तुम करोगे, श्रीनगर में गोरखा रेजिमेंट की क्या करोगे, नियुक्त करोगे। तो उन्होंने यहाँ संधि भी क्या कर ली, स्वीकार कर ली। तो याद रखना श्रीनगर की संधि की 3 शर्तें हैं। पहला, अधीनता स्वीकार करी। दूसरा, 3000 रुपये गोरखा को दिए जाएंगे प्रति वर्ष, और अपने ही खर्चे में श्रीनगर के अंदर गोरखा रेजिमेंट रखनी होगी। अब क्या हुआ, संधि होगी। संधि होने के बाद होता क्या, गढ़वाल में 1795 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में अकाल पड़ जाता। क्या पड़ जाता है, अकाल। तो अकाल के कारण क्या होता है, भारी जनहानि होती है, भारी जनहानि, जन और धन हानि होती है। तो ध्यान रखना, अकाल पड़ जाता है। और उस समय जो राजा होता है वो होता है परदुमन शाह, परदुमन शाह। तो इससे बड़ा नुकसान होता है, जनता भूखमरी के कारण बन जाती है, और इसका जो धन होता है उसकी भी लॉस होता है, जिसे हम 51वीं बावनी के नाम से जानते हैं। क्योंकि संवत कौन सा था, 51 और 1852 संवत चल रहा था, तो इसे बोलते 51वीं बावनी के नाम से जो जानते हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों को, 1795 अकाल पड़ता है और इसे 51वीं बावनी के नाम से हम जानते हैं। दूसरा कारण क्या हुआ, उसी समय 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर भारी भूकंप आ गया। भारी भूकंप आ गया जिसकी तीव्रता लगभग 9.03 थी।
इंटेंसिटी बहुत तेज थी, जिसके कारण बहुत भारी नुकसान हुआ। इसमें भी बहुत सारी जनता मरी और धन की हानि हुई। जो प्रद्युम्न शाह था उसका जो राजकोष था वो लगभग खाली हो चुका था। अब क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह ने अपना जो सिंहासन था, सिंहासन सिंहासन व कीमती आभूषण, इसने क्या किया, क्योंकि दो इसके साथ वारदात होगी तो इसने क्या करा, अपनी जितने भी कीमती हीरे जवाहरात थे, सामान था, वो सहारनपुर भेज दिया और 12,000 की फौज तैयार करी, 12,000 सैनिकों की, क्योंकि उस समय सैनिक कम हो गए थे। अब राजकोष बिल्कुल खाली था। जैसे ही गोरखों के संबंध ठीक होते हैं चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना ने आक्रमण करा था, तो जैसे ही चीन के साथ गोरखों के संबंध अच्छे हुए, तभी इन्होंने क्या करा, जो श्रीनगर की संधि थी इसका एकदम से क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। इन्होंने कोई बात नहीं मानी, डायरेक्ट आते ही 14 मई 1804 ईस्वी में इन्होंने क्या करा, 14 मई में आते ही सीधा श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया। जिस कारण जो प्रद्युम्न शाह था, क्योंकि श्रीनगर में था और ये श्रीनगर से भाग कर ना देहरादून जाता, देहरादून आता, देहरादून में एक स्थान होता खुड़ बुड़ा, और खुड़बुड़ा नामक स्थान पर, क्योंकि राजा कहाँ का था, श्रीनगर का, श्रीनगर पर आते ही किसने आक्रमण कर दिया, गोरखों ने। इन्होंने जो संधि कर रखी थी उसका उल्लंघन करा, क्योंकि ये शक्तिशाली हो चुके थे, चाइना के संबंध अच्छे हो गए थे। अब इन्होंने सोचा वापस चलते गढ़वाल पर आक्रमण करा। श्रीनगर इनकी राजधानी थी, सीधा श्रीनगर पर धावा बोला। डायरेक्ट क्या हुआ, जो प्रद्युम्न शाह था वो श्रीनगर से सफा और फंसा कहाँ, देहरादून फंसा। देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान पर एक निर्णायक लड़ाई होती है, जिसमें जो प्रद्युम्न शाह होता ये वीरगति को प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली था, बहुत लड़ा, लेकिन गोरखा बहुत शक्तिशाली थे, उनके सामने हार गया और इसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखा का क्या हो गया, शासन। तो 1804 में दोनों ही जगह शासन हो गया, कुमाऊं और गढ़वाल में। और ये गोरखा थे बहुत शक्तिशाली, बहुत आतंकी, बहुत अत्याचारी थे, किसी को नहीं छोड़ते थे बिल्कुल भी, किसी से ना कोई प्रेम मोहब्बत नहीं आती। गोरखाओं ने इस दौरान अत्याचार और आतंकी ढंग से शासन करा, यानी कि जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करे, ठीक है, और आतंकी तरीके से। जैसा आतंक हो ना, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई सुना हुआ डायलॉग, तो ऐसा ही सिस्टम है। आतंकी तरीके से इन्होंने क्या करा, शासन करा, जिसे उत्तराखंड के इतिहासकारों ने डार्क एज, क्या बोला, डार्क एज यानी कि अंधकार का युग का। और इसे इतिहासकार गोरखाली भी बोलते हैं, जो आतंकी तरीके से शासन करा, क्या बोलते हैं, गोरखाली। गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार के समय, जब गढ़वाल पर आक्रमण करा तो उस समय नेपाल का जो राजा था उसका नाम था विक्रम शाह। तो याद रखना, गढ़वाल के समय कौन है, गढ़वाल पर आक्रमण के समय विक्रम शाह, और कुमाऊं पर आक्रमण के समय, कुमाऊं पर आक्रमण के समय कौन था, रण बहादुर शाह। तो दोनों ही राजा इंपोर्टेंट है। यदि आपसे पूछा है कुमाऊं पर आक्रमण के समय कौन राजा था नेपाल का, रण बहादुर शाह, और गढ़वाल के समय कौन था, विक्रम शाह। दोनों अच्छी तरीके से याद रखना। अब जब इन्होंने शासन स्थापित कर दिया तो मैंने आपको बताया था ये सूबेदार नियुक्त करते हैं कि सूबा किसके कंट्रोल में जाएगा। तो इन्होंने गढ़वाल का जो प्रथम प्रशासक या सूबेदार नियुक्त किया उसका नाम था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को इन्होंने गढ़वाल का सूबेदार नियुक्त किया 1804 में। और अमर सिंह थापा की जो नियुक्ति करती है वो किसने की, रण बहादुर शाह ने। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि अमर सिंह थापा की जो नियुक्ति थी प्रथम सूबेदार किसने नियुक्त किया था, तो ये हो जाएगा रण बहादुर शाह। अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, काजी की उपाधि। तो पूछ ले जाएगा नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे दी थी, तो अमर सिंह थापा। काजी की उपाधि किसे दी थी, अमर सिंह थापा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपको याद रखना। गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर, गंगोत्री स्थित जो गंगा का माता मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध है। ये किसने स्थापना की थी, ये पूछ ले जाएगा, तो अमर सिंह थापा ने। गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की, अमर सिंह थापा ने। भाई सब्सक्राइब कर लो तुम भी, लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने भाई को सपोर्ट करो भाई। फिर हमारा द्वितीय सूबेदार, प्रथम तो हो गया अमर सिंह थापा। द्वितीय सूबेदार कौन होता, उसका पुत्र अमर सिंह थापा का जो पुत्र होता रणजोर सिंह थापा, उसे नियुक्त किया जाता। रणजोर थापा 1804 से 1805, एक साल। मौलाराम ने, यदि हम मौलाराम की बात करते तो मौलाराम ने रणजोर थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। अब ये मौलाराम भी बहुत तेज था, जो उसकी इज्जत करता था, सम्मान देता, इसे पुरस्कार देता, उसके बारे में बड़ा अच्छा लिखा था।
और जो इसे पुरस्कार नहीं देता, जो उसकी बुराई करता, उसके बारे में ये भी बड़ी बुराई करता। तो मोलाराम भी बहुत तेज था, हरदेव जोशी की तरह। तो मोलाराम को इसने उपाधि दी, नेपाल में सम्मान दिलवा, इसलिए मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दे दी रणजोर थापा को। तो ध्यान रखना, बहुत तेज है मोलाराम ने। जो मोलाराम की रचना रण बहादुर चंद्रिका, इसने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की, जिस कारण इसे नेपाल के अंदर बड़े सम्मान मिले। जब इसने रचना कर दी तो नेपाल दरबार में, एक तो नेपाल दरबार में से सम्मान दिया गया और इसे जागीर मिली। क्या मिली? जागीर। और 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता। यानी कि देखो 8 रुपये तो सेना को मिल रहे 1 महीने के। इसे इतनी सम्मान दिया गया, जब इसने रण बहादुर चंद्रिका लिखी, नेपाल दरबार में गया, नेपाल दरबार में सम्मान मिला, जागीरें मिली, जमीनें मिली, और 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से तय कर दिया गया, 1 रुपया मिला। ये बड़ा खुश हो गया। नेक्स्ट आता हमारा हस्तिदल चौतरिया। 1805 से लेकर 1808 तक इसका शासनकाल होता है। और ऐसा मानते हैं कि जो हस्तिदल चौतरिया था ये बहुत ही अच्छा शासक था, और इसने जो कर सकता मतलब किसान थे, किसानों के प्रति विशेष आस्था थी, किसानों को इसने बहुत छूट दी है। और किसानों का तकवी नामक ऋण दिया। आप लोगों से पूछ लिया किस शासक ने किसानों को तकवी ऋण दिए, तो किसने दिए हैं? हस्तिदल चौतरिया ने। और इसने लगान भी कम किया। क्या किया? लगान कम किया और शासन बहुत अच्छा किया। जनता इसके शासन से कहीं ना कहीं खुश थी। दून घाटी की वार्षिक आय, जो समय की दून घाटी थी, दून घाटी की जो वार्षिक आई थी गणेश के समय, तो वह लगभग कितनी थी? 9 सहस्त्र थी। लेकिन इसने बहुत अच्छा शासन किया और हस्तिदल के समय यह बढ़कर लगभग दुगनी हो गई, यानी कि 18 सहस्त्र हो गई। कितनी होगी? 18 सहस्त्र। जनता, उस समय की जो जनता थी वो बड़ी परेशान थी। एक चीज था, जनता बड़ी परेशान थी, क्योंकि उस समय के जो जाट थे, गुज्जर थे और रोहिले ये क्या करते? लुटेरे, ये जनता को लूटते थे। क्या करते थे? लुटेरे, ये लुटेरे थे, जनता के पास जाते, जनता को लूटते, तो उनकी बहन बेटियों को अगवा करते, उन्हें मारते, और जनता बड़ी परेशान थी इस चीज से। जाट, गुज्जर और रोहिले ये क्या करते? बार बार दून घाटी के आसपास का जो एरिया था उसे बड़े परेशान करते। हस्तिदल चौतरिया ने इनका इलाज करा। इसने क्या करा? जो दून घाटी के आमिल होते हैं उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि यदि आज के बाद कोई भी लुटेरा आता और पकड़ जाता तो हम उसके पूरे के पूरे गांव को जला देंगे, ग्राम होंगे ना जला देंगे, और घर भी जला देंगे। ये बात बोल दी। उसी के बाद में कुछ दिनों बाद ये फिर जाट गुज्जर रोहिल्ला क्या करते हैं? जनता को लूटने के लिए आते हैं। अब क्या करते हैं? जो आमिल होते हैं ये इनका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में जितने भी इनके गांव होते हैं, घर होते हैं, उनमें क्या करते हैं? ये आग लगा देते हैं। और इस आग में बड़े बुजुर्ग, लड़के लड़कियां जितने भी होते हैं ना, सबको मार दिया जाता है। ये वैसे तो घटना बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन जनता के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जब तक हस्तिदल रहता तो कोई भी लुटेरा आसपास भी नहीं आता, क्योंकि ये घर ग्राम सब कुछ जला देते हैं उनका। तो तब कोई भी जनता को परेशान नहीं करता, और जो लुटेरे होते हैं इनकी समाप्ति हो जाती है। जैसा आप लोगों ने शोले फिल्म में देखा होगा, वे पूछते हैं कितने आदमी थे, वे क्या करते हैं? लूट के तो लाते हैं माल। वे पूछे कितना माल लाया आज जनता पर सके? बाबूजी आज तो कुछ भी नहीं मिला। तो तुम क्या सोचते हो कि आज तुम्हें इनाम देगा? तो उनको कोड़े बजा हो जाते हैं। ऐसा ही सिस्टम यहाँ था। ये लूटने का काम कर रहे थे जनता को बहुत ज्यादा। शोले फिल्म देखी होगी, उसमें बिल्कुल सेम कंडीशन थी। यदि हम नेक्स्ट शासक की बात करते हुए हैं भोरो सिंह थापा, 1808 से लेकर 1811 तक। ये बहुत बदतमीज शासक था, बहुत ही क्रूर शासक, जिसे बहुत ज्यादा कहो ना, बहुत क्रूर। इससे पहला अच्छा था, इससे अगला बहुत क्रूर। यह एक विलासी सुख भोग, बंदे को सिर्फ और सिर्फ विलास के अलावा कोई काम नहीं आता, अत्याचारी और क्रूर शासक था। अब क्या होता? जो इसने आमिल नियुक्त कर रखे थे, इसकी अनुपस्थिति में, जैसे भोरो सिंह थापा कहीं जाता तो इसकी अनुपस्थिति में जो आमिल होते हैं जनता को बड़ा परेशान करते हैं। किसे परेशान करते हैं? ये जनता को परेशान करते हैं। और ये जनता पर ना जाकर उनसे ना ऋण लेते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, और उनकी बहन बेटियों को उठाते हैं और उनसे कर लेते हैं। या तो कर दे दो, ठीक है, या हम तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। ऐसा ही करते थे। और इस कारण जो जनता थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी इसके शासनकाल में। जनता, जो गांव होते, गांव में एक भी आदमी नहीं बचा था। यदि गांव की बात करते हैं तो गांव में बिल्कुल क्या हो चुका था? निर्जन,
यानी कि कोई भी जन नहीं था। इन्होंने बिल्कुल सारे जन मार गिराए थे और उनकी बहन बेटे के साथ में ये गलत गलत काम करते थे, या तो उनसे कर ले होते वरना उनकी बहन बेटी को उठा लेते। इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। इस चीज की शिकायत मौलाराम ने एक काम बड़ा अच्छा करा। मौलाराम मौलाराम को इस बात का पता लगा और मौलाराम नेपाल दरबार में गया। नेपाल के दरबार में जाके इसने कहा राजा से कि जो राजा, ये आपके जो आमिर है इन्होंने जनता बहुत ज्यादा परेशान कर रखी है, उनसे अलग अलग तरह के कर वसूल ले, इन्होंने बहुत अत्याचार कर रखा जनता पर, इसका जो फायदा से कुछ नहीं हुआ। और इस बात का पता भोरो सिंह थापा को लगा। भोरो सिंह थापा न करा क्या, इसे उल्टी सजा दी। और इससे क्या हुआ, इसका जो 1 रुपया प्रतिदिन मिला थे, 1 रुपया प्रतिदिन इसे मिला थे, वो भी छीन लिया। और इसे 8 आना नियुक्त कर दिया इसका। आप प्रतिदिन कितना दिया जाएगा, 8 आना। इसका हरजाना बेचारे को सही भोगना पड़ा। नेपाल में शिकायत तो करी जाएगा किसने कि जनता के ऊपर शासन करे जा रहा है। जैसे ही इसने शिकायत करी तो भोरो सिंह थापा ना और इसका जो 8 आना कर दिया 1 रुपए के स्थान पर। जो उसे जागीरें दी गई थी, जमीन क्या दी गई थी, जमीन, वो भी छीन ली। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि मौलाराम की जो जमीन है वो किसने छीन ली है, तो भोरा सिंह थापा ना क्या कर ली, इसकी जमीन भी छीन ली, जो बेचारे को चंद्रिका लिखने के ऊपर मिली थी। इसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। इसने कभी मौलाराम की, देखो लिखा गया, इसने कभी मौलाराम की नेपाल दरबार की ओर से दी गई जमीन भी क्या कर ली, छीन ली। छीनने का कारण मैंने बता दिया क्यों छीननी है। कर भाई शिकायत। तो भाई शिकायत करनी चाहिए, भले ही जान चले जा, कोई दिक्कत नहीं आया। जो काम बढ़िया करा था भाई मौलाराम। नेक्स्ट आता काजी बहादुर शाह। काजी बहादुर शाह का शासनकाल 1811 से लेकर 1812 तक माना जाता है। और इसने उर्वरकता की दृष्टि से, इसकी उर्वरकता की दृष्टि से भूमि को लगभग 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 5। पहली जो भूमि थी उसका नाम था अबल, दूसरी भूमि थी दाम, तीसरी थी सोम, महार और सुखाबासी। 5 भागों में इसने भूमि को विभाजित किया। लेकिन सैनिक जनता से, जो सैनिक होते, ये तो हो गया इसने 5 भागों में बांट दिया। आप लोगों से पूछा जाएगा किसने उर्वरकता के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा, काजी बहादुर शाह ने। जो जनता होती, सैनिक जनता से मनमाने ढंग से कर वसूलते थे, यानी कि जो कर निर्धारित कर रखा ना उससे भी अधिक अपने मनमाने ढंग से कर को वसूलते थे। और इसे क्या बोलते थे, बलि। इसे क्या बोला जाता, बलि। आप लोगों से पूछ ले जाएगा सैनिक जनता से मनमाने ढंग से कर वसूलते थे, इसे क्या कहा जाता है, बलि। आपको 2-4 ऑप्शन होते थे। फिर आता गोरखा सैन्य शासन प्रणाली। गोरखाओं की जो प्रणाली थी वह कैसी थी, गोरखाओं की सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। मैंने आपको बता रहा, जो गोरखे शासन करते बहुत शक्तिशाली थे, इनके पास एक ही थी सेना, तो सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। सेना इनकी 2 प्रकार की होती, एक होती स्थायी सेना और एक होती अस्थायी सेना। गोरखा सेना का प्रमुख हथियार, यदि प्रमुख हथियार बहुत पूछे जाए एग्जाम्स में कि गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था, तो क्या था, खूंखारी। क्या था, खूंखारी। गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था, खूंखारी। फिर आता इनकी न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली बहुत खतरनाक है इनकी भाई, आप सुनोगे तो मजा आ जाएगा बिल्कुल, नहीं कहोगे वाह भाई वाह, आज तक ऐसी न्याय प्रणाली नहीं देखी। तो गोरखाओं की न्याय प्रणाली, गोरखाओं की कोई निश्चित न्याय प्रणाली नहीं थी। जो भी जो अफसर होते, जो उन्हें अच्छा लगा था, जो उपयुक्त लगा था, उसके आधार पर उसे दंड दे देते। गोरखाओं के शासन काल में मुकदमों का जो कार्य होता वो जज, कौन, जजिया विचारी। जजिया विचारी। तो आप लोगों से पूछ ले रहा, गोरखों के शासन काल में मुकदमा का जो कार्य होता है, देखभाल होती है, उसको कौन कराता, तो विचारी मिला आपको या जज मिला, तो विचारी याद रखना, ज्यादातर विचारी आओ। गोरखाओं ने पहली अदालत अल्मोड़ा में स्थापित की। आप लोगों से पूछ लीजिएगा गोरखाओं की पहली अदालत कहाँ थी, तो अल्मोड़ा में उन्होंने स्थापित की। और गोरखाओं काल में निम्न न्याय प्रकार की व्यवस्था थी। सबसे पहला था गोला द्वीप, फिर आता तराजू द्वीप, फिर आता कढ़ाई द्वीप, फिर आता तीर का द्वीप, घाट का द्वीप, बो काटी, हरिया द्वीप और न्याय का द्वीप। ये इस प्रकार की 7 व्यवस्था थी। इसमें सबसे पहला था गोला द्वीप। सबसे पहला था गोला द्वीप। गोला द्वीप क्या होता, एक प्रकार की अग्नि परीक्षा होती। क्या होती, अग्नि परीक्षा। और जो भी दोषी होता उसके हाथ में, जो भी व्यक्ति होता उसके हाथ में गर्मा गर्म बिल्कुल एक लोहे की रोड दी जाती और उसे एक निश्चित दूरी दी जाती कि तुम्हें यह दूरी तय करनी है। यदि उसने लोहे की रोड पकड़ कर दूरी तय कर दी तो वो दोषी नहीं है, और यदि वह दूरी तय नहीं हुई तो वो क्या है, दोषी है। बताओ कैसी कैसी प्रथा है भाई। गोलादीप को अग्नि परीक्षा का माना जाता है और इसे आरोपी को लोहे की गर्म छड़ को लेकर एक निश्चित दूरी क्या करनी होती,
क्या करनी होती बताओ, जड़ का नहीं मरा, दूरी तय हो रही उस पर जब गर्मा गर्म लोहे की रोड दे दी उसके हाथ में। चलो भाई, या तो कुछ भी नहीं, इसके बाद देखो या बड़ी खतरनाक। फिर आता है तराजू द्वीप। तराजू द्वीप में क्या होता है, जो दोषी व्यक्ति होता उस तराजू में तोला जाता और उसके बराबर पत्थर लिए जाते। पत्थर दर दिए एक और उसे रख दिया। अब क्या होता, जो तोलने का समय होता है वो शाम का समय होता है, शाम को तोलने का समय रख दिया। जैसे ही तोल दिया अगले दिन फिर उसका दोबारा से तोल होता। यदि व्यक्ति का दोबारा से तोल दिया गया और उसका जो वजन कम हो गया, पहले की अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया, तो वो दोषी नहीं है। और यदि उसका वजन अधिक पाया जाता तो वो दोषी है। ऐसी इनकी प्रथा थी। इसमें दोषी व्यक्ति को तराजू में पत्थर से तोला जाता था। तोलने का समय शाम का होता था। अगली सुबह फिर से तोला जाता था। यदि वजन कम हो तो निर्दोष, यदि वजन कम हो गया ना उसका तो वो निर्दोष है, और अधिक हो गया तो वो क्या है, दोषी है। तो वैसे तो इस प्रथा में लोग बाग बच जाते हैं, क्योंकि डर डर में आदमी का वजन कमी होगा, ज्यादा तोड़ने का नहीं। फिर था कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप में क्या होता, इसमें क्या होता, उबलते हैं तेल के अंदर हाथ डालने होते हैं। यदि व्यक्ति के हाथ जल गए, जैसे उबलते तेल के अंदर वो हाथ डाल लगा, यदि उसके हाथ जल गए तो वो दोषी हो, और यदि उसके हाथ नहीं जड़े तो वो दोषी नहीं है। बताओ कैसी प्रथा भाई, यदि उबलते तेल के अंदर आप हाथ डाल लोगे तो सिंपल सी बात है, आपने दोष करा नहीं करा तो आपके तो हाथ जड़ नहीं है, तो आप दोषी साबित हो जाओगे। बहुत गंदी प्रथा थी। फिर एक थी तीर दीप, यह भी बड़ी खतरनाक होती है। तीर दीप, तीर दीप में क्या होता है, एक व्यक्ति को तालाब में डुबाते। क्या में डुबाते, तालाब। एक व्यक्ति को तालाब में डुबा दिए। दूसरे व्यक्ति, यहाँ क्या होता है, जो राजा प्रशासन से संबंधित होता है वो व्यक्ति तीर चला होता। क्या चला होता, तीर। अब क्या होता, जो दूसरा व्यक्ति होता, जब तक जहां वो तीर पड़ा, जब तक ये तीर को उठाकर वापस ना आ जा, तब तक इसे डुबो कर रखे जाओ। दोबारा सुनो, तीर दीप में क्या होता, जो दोषी होता उसका तालाब में डुबा दिया, यानी कि पानी में मुंह डुबा दिया। अब क्या होगा, एक व्यक्ति तीर चलागा, तीर जहां तक भी जाएगा तो दूसरा व्यक्ति होगा उसे उठा कर लेगा आगा, और उठाकर जब तक वो वापस आएगा ना तब तक इसे डुबो कर रखे जाएगा। जी मर गया तो दोषी था, और बच गया तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनकी प्रथा थी भाई। अब देखो, ये दंड प्रणाली क्या होती है, दंड कैसे होते, देशद्रोह के लिए। यदि किसी ने देशद्रोह कर दिया, जैसे देशद्रोह यानी कि राज्य के साथ कोई घपला करा, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता। क्या दिया जाता, मृत्यु दंड। और ये ना आदमी को मारने में ना बिल्कुल नहीं कतरा होते, ये आदमी को ऐसा मार दे जैसे चिड़िया जी कर फिल्म डिस्काउंट डिस्काउंट, तो ऐसे ही चल रहा था उनका काम। जैसे फिल्मों में आवाज आओ ना तो चिड़िया की तरह मारा था आदमी। बहुत ही खतरनाक थे, बिल्कुल भी रहम नहीं करते। हत्या करने पर ये पेड़ से लटका देते। क्या से लटका देते भाई, पेड़ से। यदि ब्राह्मण हत्या का दोषी है, यदि किसी ब्राह्मण ने हत्या करी और उसको दोष सिद्ध हो गया, किसी ने दोषी कर दिया, तो ये थोड़ा सा ब्राह्मणों के लिए छूट थी, उसे देश निकाला देते, यानी कि अपने राज्य से बाहर कर देते कि जा भाई छोड़ दिया तुझे। यदि ब्राह्मण पर चोरी का आरोप, यदि किसी ब्राह्मण पर चोरी का आरोप लग गया और वो सिद्ध हो गया, तो क्या होता, ब्राह्मणों की चोटी कटवा दी जाती। क्योंकि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा सम्मान का प्रतीक क्या है, चोटी। चोटी नहीं तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या कटवा दी जाती भाई, चोटी। तो सम्मान के साथ। फिर इनकी लास्ट प्रथा थी अंग भंग करने की प्रथा। ये क्या करते, यदि किसी ने छोटे मोटे कोई कांड किए तो उनके अंग भंग कर देते। किसी का हाथ कटवा दिए, किसी के पैर कटवा दिए, किसी का नाक कटवा दिया, किसी के कान कटवा दिया। ठीक है, तो ऐसी प्रचलित इनके यहाँ अंग भंग प्रथा भी प्रचलित। फिर आता है कर प्रणाली। इनकी कर प्रणाली कैसी थी, ये भी कर बहुत पूछे जाते हैं बारी बारी, मोस्ट इंपोर्टेंट। और वही कर प्रणाली बहुत पूछी जाती है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला था टीका भेंट कर। टीका भेंट कर कब लिया जाता, विवाह शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर। जब कोई शुभ अवसर होता, शुभ कार्य होता और विवाह होता किसी के यहाँ से, तो ऐसे समय जनता से टीका कर लिया जाता। कौन सा, टीका भेंट कर। फिर आता पुंगड़ी कर। पुंगड़ी कर ये एक प्रकार का भूमि कर था। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा पुंगड़ी क्या था, गोरखा शासन काल में पुंगड़ी क्या था, तो पुंगड़ी क्या था, भूमि कर। क्या था ये, भूमि कर, आपको याद रखना। फिर पूछ लिया जाएगा तान कर। तान कर क्या था, कपड़ों पर लगने वाला कर। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कपड़ों पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, तान कर। मोरोकर, ये मोरोकर उस व्यक्ति से ले जाता जिसका कोई पुत्र नहीं यार, वो मर गया, तो उसे फूक के जाएगा, उसे जलाया जाएगा, उसके लिए जो व्यवस्था कर जाएगी तो उसके लिए कर लिया जाता, जिसका नाम होता है मोरोकर। तो पुत्रहीन व्यक्ति से, जिसका पुत्र नहीं है, ले जाने वाले कर को हम क्या बोल रहे थे, मोरोकर बोल रहे थे। फिर आता है बहता कर। बहता कर क्या होता है, छिपाई गई संपत्ति पर, यदि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति छिपा ली और राजा को पता लग गया, तो उस पर जो लिया जाता कर उसे बोल रहे थे बहता कर। फिर आता है मोकर।
मोहकर क्या था, प्रत्येक परिवार से लिए जाने वाला कर, ये प्रत्येक परिवार पर लगा था। तो ये तो बहुत पूछा जाता है मोहकर भी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा प्रत्येक परिवार से लिए जाने वाला कर गोरखा शासन में कौन सा था, तो आपका हो जाएगा मोहकर। फिर आता मांग कर, युद्ध के समय दिए जाने वाला कर, जब युद्ध होता तो जनता एक कर दे होती जिसे बोल रहे थे मांग कर। फिर आता मिझारी कर, मिझारी कर क्या होता है, जागीरों व ब्राह्मणों से लिए जाने वाला कर, जागीरियों जिन पर जागीर होती और जो ब्राह्मण होते उनसे क्या लिया जाता भाई, कर लिया जाता, उसे क्या बोलते हैं, मिझारी कर। फिर आता है रहता कर, गांव छोड़कर भागने वाला, जो कोई आदमी गांव छोड़कर भागता था उससे रहता कर लिया जाता। फिर आता दो नियाकर, दो नियाकर क्या आता, पहाड़ी पशुचारकों से लिए जाने वाला कर। फिर कुसाही, कुसाही कर किसने लगाता, बड़ा बामसाह ने लगाता ब्राह्मणों पर। और ये होता क्या है, ये बहुत पीछे जा रहा बार बार, ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर, जब ब्राह्मण जमीन हथिया लेते किसी की तो उस पर लिए जाने वाले कर को ही कुसाही कर कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता हमारा तिमारी कर। तिमारी कर क्या होता है, यह कर गोरखा फौजदार, जो फौजदार होते उनके लिए ले जाता और सूबेदारों को। इसमें क्या होता, जो फौजदार होते उन्हें 4 अन्ना मिलता और जो सूबेदार होते उन्हें कितना मिलता, 2 अन्ना। तो याद रखना आप लोग तिमारी कर। सायर कर, सायर कर क्या होता, सात सायर और सात ही सीमा कर, सात ही सायर सात ही सीमा कर। ये कुछ प्रमुख कर गोरखा शासन के समय। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू। देखते हैं हमने कितना सीखा, और आप लोग इतना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई और शेयर कर दो। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला आता हमारा गोरखा सेना का प्रमुख हथियार। गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था, क्या था, ऑप्शन सी खूंखारी, क्योंकि वैसे ही खूंखार थे तो हथियार भी खूंखारी होगा, तो याद रखना अच्छी तरीके से। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम युद्ध, जब गढ़वाल पर प्रथम युद्ध होता है, किस पर कह रहा है, गढ़वाल पर प्रथम युद्ध, गढ़वाल पर प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, लंगूरगढ़। लंगूरगढ़ का किला 1791 ईस्वी में घेरा है, इसमें संधि होती है श्रीनगर की संधि, याद रखना। तो लंगूरगढ़ युद्ध हो जाएगा। गढ़वाल पर गोरखों ने कब सत्ता स्थापित करी, कब सत्ता स्थापित करी, जब प्रद्युमन शाह को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में मार गिरा, तो 1804। शायर कर, सात शायर सात सीमा, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, तो सीमा कर। फिर नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार, नेपाली सूबेदार गढ़वाल का कौन था, क्योंकि कुमाऊं को तो हमें पता, कुमाऊं को कौन था, जोगामल शाह, जबकि गढ़वाल को कौन था, अमर सिंह थापा, और फिर उसके बाद उसका पुत्र रणजोर थापा, दूसरा सूबेदार। नेक्स्ट देखते हैं, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज किया कब से कब, 1804 में आए थे और 1815 में जाते हैं, तो 1804 से 1815, तो बी इज द राइट आंसर। 1804 में आते हैं और 1815 तक इनका शासन करता है, लगभग 10.5 साल। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था, सुदर्शन शाह गंदीबाज, कीर्ति शाह नहीं, अमर सिंह थापा, किसने बनवाया था, अमर सिंह थापा, तो सी इज द राइट आंसर। पुंगाड़ीकर क्या था, पूछने जाएगा पुंगाड़ीकर क्या था, मैंने आपको बताया था, तो क्या था, एक प्रकार का भूमिकर, तो ए इज द राइट आंसर, ये भूमिकर। गोरखा शासन के समय शुभ अवसर, जब शुभ अवसर होता, शादी और विवाह होता, तो उस समय कौन सा कर लिया जाता, उसे क्या बोल रहे थे, तो कर हो जाएगा, टीका भेंट कर, कौन सा था, टीका भेंट कर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, गोरखा शासन में ढाकचा संबंधित है, तो गोरखा शासन में ढाकचा जो संबंधित है उनकी सेना को बोला जाता, सेना व्यवस्था को किसे बोला जाता, सेना व्यवस्था। उनकी एक स्थायी सेना होती है, एक होती अस्थायी, तो अस्थायी सेना को ढाकचा शब्द का प्रयोग करे थे उसके लिए। नेक्स्ट आता, कवि मौलाराम ने किस गोरखा सूबेदार को दानवीर कर्ण की उपाधि दी है, दानवीर कर्ण किसे कहा था इसमें, जो अमर सिंह थापा का पुत्र था, क्या नाम था उसका, रणजोर थापा। अमर सिंह थापा का पुत्र कौन था, रणजोर थापा। इन्होंने इसके लिए रणचंद्रिका भी लिखी है, इसकी रचना की है। तो रणजोर थापा को इसने क्या कहा, दानवीर कर्ण की उपाधि दी है मौलाराम ने। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।